हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस में। और हम फिर से आपके पास उपस्थित हैं आगे 20 प्रश्नों को लेकर के। और ये भी प्रश्न आपको पाषाण काल से ही मिलेंगे, है ना। पाषाण काल से ही क्या होंगे, मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और 20 में से आपको कम से कम 18 प्रश्न सही करने हैं, है ना। 20 में से 18 प्रश्न जो है आपको सही करने हैं। चलिए, तो पूछा जा रहा है कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था, है ना। क्या पूछा जा रहा है कि नर्मदा टोली का उत्खनन जो है वो किसने किया था। केडी वाजपेयी, बीएस वांकणकर, एचडी सांकलिया या फिर मार्टिमम व्हीलर। तो किसने किया था नर्मदा टोली का उत्खनन जो है, ये एचडी सांकलिया के द्वारा क्या किया गया था, नर्मदा टोली का उत्खनन जो है वो किया गया था। नर्मदा टोली, देखिए कि नर्मदा टोली का जो उत्खनन है ये दक्कन कॉलेज, है ना, दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर हैं एचडी सांकलिया। ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर, है ना, पूना के प्रोफेसर थे ये एचडी सांकलिया। और इन्होंने क्या किया, नर्मदा टोली का क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था। ठीक है। और यह स्थल जो है इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है ना। सबसे विस्तृत क्या है, ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। और इसको लगभग देखिएगा तो बोला गया कि 1600 से 1300 बीसी के आसपास जो है ये नर्मदा टोली जो है निर्धारित किया गया कि इसके बीच का टाइम पीरियड का ये नर्मदा टोली जो है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा टोली कहाँ स्थित है ना, बताइए। नर्मदा टोली जो है ये कहाँ स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया कि दक्कन है कहाँ, तो दक्कन मध्य प्रदेश, यानी ये नर्मदा टोली कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और इसका उत्खनन किसने किया, एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान जो है वो कह रहा है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, किस रूप में की गई। तो ये की गई थी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, है ना। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की जो है वो पहचान की गई थी। नव पाषाण युग में देखिए कि दक्षिण भारत में सबका जो है वो अलग अलग प्रकार का समाधि में, मतलब दफनाने की जो परंपरा थी वो अलग अलग थी। ठीक है। तो बृहत पाषाण या इसको मेगालिथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगालिथ, बृहत पाषाण, या फिर इसको आप या मेगालिथ भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, मेगालिथ। ठीक है। तो मेगालिथ ये मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसका क्या किया गया था, जाना गया था। तो इसमें देखिए अलग अलग प्रकार थे, अलग अलग प्रकार से दफनाया जाता था सबों को। जैसे एक होता था शिष्ट समाधि, पिट समाधि, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदरा, इस सब टाइप बहुत अलग अलग परंपराएं थी सबों की। और अलग अलग परंपराओं से क्या किया गया था, सबों को दफनाया गया था। राख का टीला किस नव पाषाणिक स्थल को बोलते हैं, बताइए। राख का टीला, है ना, क्या हो जाएगा, कोल्डीवा, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, बुधिहाल, है ना। तो राख का टीला क्या हो जाएगा, राख के टीला के नाम से किसको जानते हैं, राख का टीला। तो ये हो जाएगा संगनकल्लू, है ना। क्या हो जाएगा, संगनकल्लू। राख का टीला संगनकल्लू, ये देखिए कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के मैसूर के पास स्थित है, बेल्लारी जनपद में, है ना। कर्नाटक के मैसूर के पास, है ना, बेल्लारी जनपद, बेल्लारी जनपद, है ना। तो बेल्लारी जनपद में स्थित है ये संगनकल्लू। और संगनकल्लू नाम दिया गया है इसको, राख का टीला यहाँ से प्राप्त हुआ है ना। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, संगनकल्लू से राख का टीला। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमा, सोन नदी का उपागम स्थल। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है,
किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका क्या है? एक गुफा है, तो ये गुफाओं की शैल चित्रों के लिए क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भीमबेटका क्या है? गुफा है। अब बताइए कि ये भीमबेटका जो है ये स्थित कहाँ है? ये भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, है ना। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है ये भीमबेटका। और यहाँ पर देखिएगा तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकलाओं का बहुत सारा उदाहरण मिलता है यहाँ प्रागैतिहासिक चित्रकला का। इसमें देखिए तो पेंटिंग वगैरह भी किया गया है, जीवन के विविध रंग की पेंटिंग है, हाथी का है, सांभर का है, हिरण, इस सब का चित्र बनाया हुआ है इसमें, है ना। इसमें बोला गया कि अभी तक 700 जो है शरण स्थलियों की पहचान की हो चुकी है और 133 जो है इसमें चित्र पाए गए हैं। कितना? 133 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, चल अगला है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती। तो अभी अभी हम लोग जाने कि प्रागैतिहासिक चित्रकला कहाँ मिलता है? तो भीमबेटका में मिलता है ना। कहाँ मिलेगा? भीमबेटका में, जो कि एमपी में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए हम आपको पहले ही बता दिए, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में हो जाएगा भीमबेटका जो है वो स्थित है। और ये स्थित है कहाँ? एमपी मध्य प्रदेश में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सबसे ज़्यादा चित्र किस शिलाश्रय से मिला है? घगड़िया, भीमबेटका, लेखहिया या फिर आदमगढ़, है ना। तो बोला गया कि भारत में किस शिलाश्रय से जो है सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं। तभी हम आपको बताएं कि भीमबेटका गुफा जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ना। तो क्या हो जाएगा? भीमबेटका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यानी भीमबेटका गुफा का खोज कौन किया? उसको कौन पहला बार देखा? कौन उसके शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. सांकलिया, वी.एस. काकंकर या फिर वी.एन. मिश्रा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वी.एस. वाकंकर, है ना। क्या हो जाएगा? वी.एस. वाकंकर। इन्होंने ही क्या किया? सबसे पहले देखिएगा तो भीमबेटका को खोजा, है ना। खोज कब किया? तो 1957 में, है ना। कब खोज किया? 1957, 1957, है ना। 1957 में इन्होंने ही क्या किया? इसको खोजा और इसको विश्व विरासत स्थल के रूप में, विश्व विरासत चित्रों के रूप में उस सूची में इसको क्या कर दिया गया? विश्व विरासत सूची में इसको शामिल कर दिया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल। ठीक है, चलिए आगे है कि भीमबेटका को किसने खोजा, है ना। तो अभी आपने पढ़ा कि भीमबेटका को किसने खोजा, तो हमने पढ़ा वी.एस. वाकंकर, है ना। वाकनकर, है ना। डॉक्टर वी.एस. वाकंकर यानी डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। क्या नाम है इनका? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। जागैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में, लाल किला में। कराए जागैरिक, है ना। जागैरिक नहीं होगा, इसको जा को हटा लीजिए, गैरिक हो जाएगा। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था हस्तिनापुर में, है ना। गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था ओसीपी का? ये हो गया था हस्तिनापुर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में, है ना। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अलग अलग नमूने जो मृदभांड के नमूने हैं वो मिले थे और इनको बोला गया गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड। क्या बोला गया? गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी ओसीपी कहा गया। ठीक है, और ये बीबी लाल साहब कौन थे? बीबी लाल, है ना। बीबी लाल साहब ने ही क्या किया? इसको 1951 में देखिएगा तो हस्तिनापुर में सबसे पहले गैरिक मृदभांड, है ना, 1951 में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड, है ना, खोजा था और गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और इसका नामकरण भी हुआ, यहीं पर मृदभांड प्राप्त किया।
और इसका नामकरण भी हुआ यहीं पर हस्तिनापुर में, OCP। चलिए अगला है कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर? तो ताम्राश्म काल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोग मरते थे, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे ही दफनाते थे। कैसे दफनाते थे, है ना, बताना है कि कैसे दफनाते थे। तो महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाणकालीन या ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी, जिसको जोड़वे संस्कृति भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जोड़वे संस्कृति, है ना। इस जोड़वे संस्कृति में बताइए कि किस दिशा में रख कर के लोग उसको दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। अभी भी वर्तमान में भी लोग उत्तर से दक्षिण की ओर ही सबको रखते हैं, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर ही। देखिएगा जब कोई डेथ हो जाता है किसी का, तो जब उसको घर लाया जाता है तो घर में भी, आंगन में भी अगर उनको रखा जाता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर ही रखा जाता है ना। इसलिए लोग कहते हैं कि उत्तर की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मृतकों को सुलाया जाता है उस तरह से। दूसरी बात, कहा जाता है कि नॉर्थ में नेगेटिविटी होती है और उत्तर की ओर से आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरती जाए, इसलिए उत्तर की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो जोड़वे संस्कृति में उत्तर से दक्षिण की ओर सबों को फर्श के नीचे रख करके क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। कैसे पता चला? तो जो उसमें देखिएगा कि दफनाने का साक्ष्य जो है घरों के नीचे मिले हैं, यानी घर में ही दफना दिया जाता था, ठीक है। और देखिए उस कब्र में मिट्टी का हांडी और तांबा का कुछ वस्तु वगैरह रखा जाता था कि वो उपयोग करेंगे, इसलिए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है ना। अब मनुष्य के साथ क्या किया, यहाँ पर बगल में एगो उनका पालतू कुत्ता होगा, है ना, बहुत प्यारा होगा, तो उसको भी साथ साथ दफनाया गया है। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिल गया? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या फिर मास्की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बुर्जहोम, है ना। कहाँ से मिल गया? बुर्जहोम से मिल गया है। मानव के साथ कुत्ते को, है ना, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिल गया मानव के साथ, कहाँ पर? बुर्जहोम में। अब बुर्जहोम कहाँ स्थित है ना, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर स्थित है ये बुर्जहोम? ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, है ना, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। देखिएगा तो श्रीनगर के पास ये स्थित है। और बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में देखिए कि मानव के साथ, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी क्या हुआ है? मिला है। और बुर्जहोम का सबसे विशेषता क्या है? गर्तावास, है ना, ये विशेषता है इसकी, गर्तावास। बुर्जहोम में सबसे ज़्यादा देखिएगा कि विशेषता है गर्तावास, यानी गड्ढा वाला घर, है ना, गड्ढा वाला घर। गर्तावास का मतलब क्या होता है? गड्ढे वाला घर, गड्ढे वाला घर, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? सेम क्वेश्चन हो गया है, बुर्जहोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? अभी अभी हमने आपको बताया गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब क्या बताया? गड्ढा वाला घर। तो ये कहाँ से मिल गया जी? ये मिल गया बुर्जहोम से, है ना। कहाँ से मिल गया? गड्ढा वाला घर, गर्त आवास कहाँ से मिला? बुर्जहोम से मिल गया, है ना। कहाँ से मिल गया? बुर्जहोम से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? है ना, क्या पूछा जा रहा है कि कहाँ से जो है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से जो है वो सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिला है? तो कहाँ से मिला है? ये मिल गया है लेखहिया से, है ना। कहाँ से मिल गया है? विंध्य क्षेत्र का किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिल गया है? कहाँ से? लेखहिया से मिला है ना। लेखहिया देखिए, ये जो शिलाश्रय है यहाँ पर मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण मिला है। 17 मानव कंकाल यहाँ से मिल गया है। क्या मिला है? 17 मानव कंकाल। तो सबसे ज्यादा यहाँ से मिल गया है कितना? 17 मानव कंकाल जो है यहाँ से मिले हैं।
अब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है। ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास? चलिए बताइए कि किस मंत्रालय के तहत ये काम करता है ना? किस मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये काम करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है जी? काम करता है ना? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इसको रखा गया है और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही ये काम करता है। चलिए अगला है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है ना? भारतीय पुरातत्व का जनक किसको बोला जाता है? तो ये कनिंघम जी, अलेक्जेंडर कनिंघम जी हैं, इनको बोला जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का या भारतीय पुरातत्व का जनक। और ये देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसको एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने का मौका मिला था, इनको तैनात किया गया था, है ना? तो किस रूप में? ब्रिटिश सेनाधिकारी, ब्रिटिश सेनाधिकारी, है ना? ये ब्रिटिश सेनाधिकारी थे और ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ, बंगाल इंजीनियर्स के साथ है ना तैनात किया गया था या काम पर रखा गया था, तैनात किया गया था। ठीक है, और वहीं पर इनको उसके बाद देखिएगा इन्होंने खोजा था बहुत चीज़, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। बुर्जहोम, है ना, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कहाँ से क्या मिला है ना? तो बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। बुर्जहोम में बोल रहा है शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा कला और गणेश्वर में बोला है ताम्र कलाकृतियाँ। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? केवल एक और दो, केवल तीन, दो और तीन। तो बुर्जहोम से क्या मिला था ना? हम लोग देखे थे कि बुर्जहोम से क्या मिला था? गर्तावास मिला था। तो शैलकृत देव मंदिर तो नहीं मिला था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, है ना, क्या है? चंद्रकेतुगढ़, तो यहाँ से टेराकोटा कला मिला है, सही है, और गणेश्वर से ताम्र कलाकृति मिला है, ये सही है। यानी 2 और 3 जो आपके हैं वो क्या हो जाएंगे? 2 और 3 सही है। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो सही विकल्प का चयन करना है, यानी इनमें से कौन कौन सा सही है ये आपको क्या करना है जी? बताना है ना? तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। आहड़ संस्कृति के बारे में बोला है, तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे या नहीं जानते थे? तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, है ना। आहड़वासी क्या करते थे? तांबा गलाना जानते थे। दूसरा है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, है ना। तो ये लोग चावल से परिचित थे, है ना, तो ये गलत हो गया। ये लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये सही है। और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, ये भी सही है, जिस पर कि सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई है। यानी 1, 3 और 4 आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आहड़वासी क्या थे? आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, क्योंकि वो लोग धातु का ही व्यापार करता था। उसके अर्थव्यवस्था का एक साधन क्या था? धातु था। और यहाँ से क्या मिला है? काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिस पर देखिएगा तो सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ बनी होती थी। तो ये तीनों के तीनों इसमें क्या हो जाएंगे जी? सही हो जाएंगे। आहार संस्कृति होती है ना। आहार क्या है? संस्कृति है। यहाँ के लोग देखिए मूलतः क्या थे? कृषक थे, पशुपालक थे। वे लोग गेहूँ, जौ, चावल सभी से परिचित थे। आहार का एक और नाम था, है ना, इसका नाम था ताम्बवती, है ना। क्या नाम था जी? आहार का एक और नाम लिख लीजिए। आहार का नाम, है ना, एक और नाम था ताम्बवती, है ना, क्योंकि तांबा जो है इसके टाइम पे तांबा गलाता था, तो ताम्बवती यानी तांबा वाला स्थान भी बोला गया है इसको। क्या बोला गया है? तांबा वाला स्थान। यानी इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग तांबा का बहुत ज़्यादा यूज करते थे, है ना।
तांबा का क्या करते थे ये लोग, बहुत ज़्यादा यूज करते थे। तांबा को गला करके अलग अलग आकृति में उसको तैयार करके उसको बेचते थे और उसी से ये लोग अपना अर्थव्यवस्था चलाते थे। चलिए, तो आज का 20 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ अगले टॉपिक में। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।